हेलो चिल्लर पार्टी, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त डॉक्टर योगेश। वेलकम टू आवर चैनल A1 शिक्षा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेस्पिरेशन एंड रेस्पिरेशन सिस्टम के बारे में। ठीक है, जो 10th के विद्यार्थी हैं इस वीडियो को ध्यान से सुने और समझें। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल A1 शिक्षा। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किसकी, रेस्पिरेशन की। ओके, रेस्पिरेशन बेसिकली क्या होता है, जैसे हम सांस लेते हैं तो वो ऑक्सीजन जो है हमारे टिश्यूज तक पहुंचती है। टिश्यूज तक पहुंचने के बाद क्या होता है, वो सेल्स जो होती हैं उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करती हैं और ग्लूकोज के साथ मिलके एनर्जी का प्रोडक्शन करती हैं। तो ये जो सेल मेटाबॉलिज्म जो होता है, ऑक्सीजन का आना, सेल का मेटाबॉलिज्म होना और एनर्जी का प्रोडक्शन होना, इसी चीज को, होल प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, तो द प्रोसेस बाय विच द लिविंग ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज द फूड टू गेट एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक ऐसी क्रिया जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, फूड को ले रहा है और उसको यूटिलाइज करके एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, रेस्पिरेशन कहेंगे। ठीक है, द रेस्पिरेशन इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन विच द कार्बोहाइड्रेट इज ऑक्सीडाइज टू प्रोड्यूस एनर्जी। तो क्या क्या हो रहा है, जैसे ग्लूकोज, फूड के जरिए क्या हो रहा है, ग्लूकोज आया और ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या हुआ, एनर्जी का प्रोडक्शन कर दिया। ठीक है, क्या होता है, वो जो ऑक्सीजन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आती है और जो ग्लूकोज होता है वो आता है, इज द साइट of respiration and the energy is released stored in the form of ATP। जो भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जो सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो एनर्जी प्रोडक्शन हाउस की तरह वर्क करता है। वो क्या करता है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करेगा, उसको मतलब उसके साथ रिएक्शन होगी तो क्या होगा, वहां पे एनर्जी का प्रोडक्शन होगा और वो किस फॉर्म में होगा, ATP की फॉर्म में होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में होता है। ठीक है, ATP is stored in the mitochondria and is released as per use। तो ATP जो है वो स्टोर्ड हो जाती है किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में, और जैसे जैसे सेल वर्क करती है उस हिसाब से ATP का यूज लेती रहती है सेल। ठीक है, ओके, जैसे मान के ये देखिए ये सेल है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोसोल। ठीक है, अब इसको मैग्नीफाई करके मैंने इधर दिखाया है, इधर बताया। देखो क्या होगा, जैसे ऑक्सीजन इसके अंदर गई, ठीक है, ऑक्सीजन जैसे ही जाएगी क्या होगा, ऑक्सीजन और ग्लूकोज का रिएक्शन होगा। ऑक्सीजन क्या करेगा, ग्लूकोज जो है वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होने के बाद वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड फिर दोबारा से क्या होगी, हमारे एक्सेल हो जाएगी। ठीक है, ये होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, बेसिकली रेस्पिरेशन दो टाइप का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। देखिए सेलुलर रेस्पिरेशन में ये क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइकिल, ये सब क्या है, 11th क्लास का टॉपिक है। जब मैं 11th क्लास के टॉपिक्स की बात करूंगा तब मैं ये सारी चीजें समझाऊंगा, व्हाट इज क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन। तो बेसिकली आपको छोटा छोटा ये समझना है कि ऑक्सीजन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मतलब सेल के अंदर जाएगी। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज का इस्तेमाल करके क्या करेगा, एनर्जी का प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, तो रेस्पिरेशन बेसिकली दो प्रकार का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन है जिसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन वो है जिसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं हुआ, फिर भी वहां पे क्या एनर्जी का प्रोडक्शन हुआ। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन जैसे हम कर रहे हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, अगर कहीं पे ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं पहुंच पाती है तो वहां पे लैक्टिक एसिड का बनना स्टार्ट हो जाता है। जैसे आप एक्सरसाइज कर रहे हो, एक्सरसाइज करते समय क्या होता है, बहुत ज़्यादा जल्दी ऑक्सीजन की नीड होती है, लेकिन इनफ ऑक्सीजन मसल्स को पहुंच नहीं पाती, तो वहां पे क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन तो होगा तो वहां पे क्या होगा, लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन होगा, जिसकी वजह से क्या है, हमारी मसल्स में क्रैम्प भी आ सकते हैं या मसल पेन होने लग जाता है। ठीक है, इस चीज का इलाज यही है कि आप रेस्ट करो और वो लैक्टिक एसिड क्या है वहां से धीरे धीरे क्या हो जाएगा, लाइज्ड होने लग जाएगा, डिग्रेड होने लग जाएगा और खत्म होने लग जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली टाइप, अगर रेस्पिरेशन के टाइप की बात करें तो एरोबिक रेस्पिरेशन है एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन प्रेजेंस ऑफ O2 ऑक्सीजन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन इज एब्सेंस ऑफ O2। ओके, लेट्स
pyruvic acid is in the aerobic respiration, pyruvic acid is converted in the carbon dioxide and energy is released and water molecule is also formed. तो पायरुविक एसिड क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल निकलता है. तो ये हो गया अपना एरोबिक रेस्पिरेशन. इसमें क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू आइदर इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड, जो कि मैंने अभी बताया. इथाइल अल्कोहल किसमें, मतलब ईस्ट और बैक्टीरिया क्या करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन करके इथाइल अल्कोहल का प्रोडक्शन करते हैं. और लैक्टिक एसिड कहाँ पे, कुछ माइक्रोब्स करते हैं और मसल के अंदर हो जाता है, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया. ठीक है. बेसिकली फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन ऑर्गेनिज्म नीड्स अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस नीड्स टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी. एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की सप्लाई कंटिन्यूअस होनी चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस जो होता है वो तुरंत की तुरंत क्या है, बॉडी से बाहर हो जाना चाहिए. ठीक है. डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो डिफरेंट तरीके से ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं. ठीक है. डिफ्यूजन इज द मेथड विच इज यूटिलाइज्ड बाय द यूनिसेलुलर एंड सिंपल ऑर्गेनिज्म फॉर दिस पर्पस. जैसे बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं, अमीबा वगैरह होते हैं, जो यूनिसेलुलर एक सेल के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो सब क्या करते हैं, डिफ्यूजन की वजह से, मतलब डिफ्यूजन से क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं. जैसे डिफ्यूजन क्या होता है, मतलब लोअर कंसंट्रेशन से अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना. तो सेल की तरफ क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है और बाहर की तरफ ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है. तो वो क्या है, ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली उस सेल के अंदर जाएगी और फिर वहाँ से फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी, बाहर कम है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगी. तो ये यूनिसेलुलर के अंदर डिफ्यूजन के तरीके से हम क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. अगर हम प्लांट्स की बात करें, इन प्लांट्स आल्सो डिफ्यूजन इज यूटिलाइज फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. प्लांट्स के अंदर भी डिफ्यूजन होता है. In complex animal respiratory system does the job for exchange of gases. Gills are the respiratory organs for the fishes. अगर हम बड़े ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे लायन है, ह्यूमंस है, ये सब क्या करते हैं, उनके अंदर एक सेपरेट रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है जिसकी मदद से क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं. लेकिन फिशेस की बात करें तो फिशेस के अंदर गिल स्लिट्स होती हैं, जिसकी मदद से क्या करती हैं, वो ऑक्सीजन को अंदर लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ती हैं. ठीक है. फिशेस take in oxygen which is dissolved in water and through the gills. Since availability of the oxygen is less in the aquatic environment, so the breathing rate of aquatic organism is faster. तो जो फिशेस का जो ब्रीथिंग, एक्वेटिक एनिमल्स का जो ब्रीथिंग रेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है. ऑक्सीजन सप्लाई जो अवेलेबिलिटी जो होती है, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी जो होती है वाटर के अंदर, वो बहुत कम होती है. अगर जैसे हमको अगर ऑक्सीजन की मात्रा अगर कम मिलने लग जाएगी तो हमारे जो ब्रीथिंग रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी. तो वो चीज़ ऐसा ही होता है. जैसे ऑक्सीजन की सप्लाई, मतलब वाटर के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है तो उनकी जो ब्रीथिंग रेट जो होती है फिशेस की, वो बहुत ज़्यादा हाई होती है. ठीक है. इंसेक्ट हैव अ सिस्टम ऑफ स्पाइरिकल्स एंड ट्रेकाई विच इज़ यूज फॉर टेकिंग ऑक्सीजन. ठीक है. और इंसेक्ट्स के अंदर क्या है, एक स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं जिसकी मदद से वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, जिसका नाम है कि स्पाइरिकल्स एंड ट्रेकाई. ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बींग्स. ठीक है. रेस्पिरेटरी सिस्टम जो ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है, उसके अंदर हम बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती है, क्या होता है, क्या. ठीक है. ओके. इसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं नोज से शुरुआत होती है. पहले ऑक्सीजन सबसे पहले कहाँ जाती है, नोज के अंदर जाती है. ये नोज है अपना. ठीक है. नोज के अंदर नेजल कैविटी, नेजल कॉन्काई एंड नेजल वेस्टिब्यूल. ओके. फिर कहाँ से, ये चीज़ तो फेरिंग्स हो गई. ठीक है. ये फेरिंग्स तो ये अपना किसका, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट हो गया. ठीक है. फिर ट्रैकिया की बात करते हैं. ये ट्रैकिया यहाँ से नोज की तरफ से होके फिर ट्रैकिया के अंदर ऑक्सीजन यहाँ से जाते हुए फिर कहाँ पहुँच जाएगी, लंग्स में पहुँच जाएगी. ठीक है. राइट लंग के अंदर ये पूरा राइट लंग है और ये लेफ्ट लंग है. ठीक है. इन लंग्स के अंदर हजारों की लाखों की तादाद में क्या होती हैं, एल्वलाइज होती हैं. एल्वलाइज जैसे ये मान के चलो, ये पहला लंग है, ये दूसरा लंग है. तो इसमें मतलब
यहाँ से ऑक्सीजन आया और यहाँ पे बहुत सारी क्या है एल्वलाइज लगी हुई हैं, तो यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन क्या हो गई वहाँ पे जाके भर जाती है। तो उस एल्वलाइज के चारों तरफ क्या है ब्लड वेसल्स की क्या होती है कैपिलरीज की बहुत ज़्यादा सराउंडिंग होती है। तो वो क्या है जो ऑक्सीजन जो आई है वो ब्लड वेसल्स के अंदर पहुंच जाती है। तो वो ब्लड वेसल्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ ले जाएंगी हार्ट को, हार्ट की तरफ। हार्ट क्या कर देगा सारे टिश्यूज एंड ऑर्गन्स की तरफ ऑक्सीजन की सप्लाई कर देगा। तो ये हो गया अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, रेस्पिरेटरी सिस्टम जैसे मैंने अभी बताया नेजल कैविटी, फेरिंग्स, ठीक है, ब्रोंक्योल्स, एल्वलाइज, डायफ्राम, ठीक है, ये सब ट्रैकिया, लंग्स, ये सब क्या किसका पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। यहाँ से ऑक्सीजन आई, यहाँ से विंड पाइप के होते हुए ट्रैकिया के थ्रू, ट्रैकिया को विंड पाइप भी बोलते हैं, ट्रैकिया के थ्रू होते हुए ऑक्सीजन कहाँ गई ब्रोंकाइज में गई, ये दो ब्रोंकाइज में बढ़ गई। फिर ये ब्रोंकाइज जो है वो किस में बढ़ जाती है ब्रोंक्योलस में बढ़ जाती है, ठीक है, ब्रोंक्योल्स में बढ़ जाती है। ये ब्रोंक्योल्स फिर आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं एल्वलाइज के अंदर जो एयर से भरे थैले होते हैं, ठीक है, उसमें भर जाती है। फिर वहां से ऑक्सीजन कहाँ जाती है टिश्यूज की तरफ जाती है, मतलब हार्ट की तरफ जाएगी, हार्ट क्या करेगा टिश्यूज की तरफ पहुंचा देगा, ठीक है। जैसे देखिए ये एल्वलाई है, ठीक है, मैंने अभी बताया था लंग के अंदर एल्वलाइज होती हैं लाखों करोड़ों की तादाद में। यहाँ से ऑक्सीजन अंदर आई, ठीक है, ऑक्सीजन क्या है यहाँ से फिर क्या है ब्लड वेसल्स में पहुंच गई, ठीक है। अब फिर ये क्या है ब्लड वेसल्स, ये यहाँ से ऑक्सीजन कहाँ जा रही है हार्ट की तरफ जा रही है। फिर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड वेसल कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आएंगी, फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पहुंच जाएगी यहाँ पे एल्वलाइज के अंदर पहुंच जाएगी, और एल्वलाई क्या कर देगी इसको एक्सेल कर देगी बाहर की तरफ, ठीक है। ये लंग है, देखिए ब्रोंक्योल मैंने अभी बताया, ब्रोंक्योल किस में कन्वर्ट आगे जाके किस में बदल जाता है एल्वलाइज के अंदर। ये एल्वलाइज है, एल्वलाइज के अंदर चारों तरफ ये किससे घिरी हुई रहती हैं कैपिलरीज किससे घिरी रहती है। ये कैपिलरीज क्या है ब्लड वेसल्स है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं ब्रीदिंग मैकेनिज्म की। ब्रीदिंग मैकेनिज्म जैसे इनहेल और एक्सेल, दो चीजें होती है इनहेल और एक्सेल। तो इनहेल के अंदर क्या होगा जब हम ब्रीदिंग इन करते हैं तो क्या क्या चीजें होंगी। जैसे हमने ब्रीदिंग इन किया तो हमारी चेस्ट कैविटी जो है वो ऊपर की तरफ आ गई, और क्या हुआ हमारा पूरा जो ऑक्सीजन है वो अंदर की तरफ चलेगी। तो जो ये क्या है पूरी थोरैक्स कैविटी होती है, इसका जो वॉल्यूम जो है वो क्या हो गया बढ़ गया बहुत ज्यादा। तो और जो डायफ्राम जो होता है वो क्या हो जाता है नीचे की तरफ खिसक जाता है। जो डायफ्राम ये यहाँ पे जो हिस्सा होता है मैं अभी आपको दिखाता हूँ डायफ्राम क्या होता है। देखिए ये जो हिस्सा है ये क्या है डायफ्राम है, ये क्या करता है थोरैक्स कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को बांटता है। तो ये डायफ्राम जो है जैसे हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम क्या है नीचे की तरफ खिसक जाता है, ठीक है। अब जैसे देखिए ये जो है जैसे मैंने ये एक्सपेरिमेंट आपको बताता हूँ। जैसे इसके अंदर पाइप लगाए और दो पाइप के में क्या कर दिया है बैलून्स लगा दिए, ठीक है, और ये एक बैलून यहाँ पे लगा दिया है और इसको खींचने का एक वो है हमारे पास धागा बांध दिया, ठीक है। जैसे ही हम मतलब डायफ्राम नीचे जाएगा, नीचे जैसे ही जाएगा, जैसे ये डायफ्राम नीचे जैसे ही जाएगा इसमें हवा भर जाएगी, ठीक है, ऑक्सीजन अंदर आ गई, ठीक है। जैसे ही हम इसको ऊपर छोड़ेंगे तो ऑक्सीजन चली गई, मतलब ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ चली जाएगी, ठीक है। तो क्या क्या चीजें होती है ब्रीदिंग इन जब हम करते हैं तो एक तो हमारा चेस्ट कैविटी का जो है वो साइज बड़ा हो जाता है, डायफ्राम नीचे हो जाता है, इंटरकोस्टल मसल्स क्या हो जाती हैं कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, तो ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। ब्रीदिंग इन जब होती है व्हेन यू ब्रीथ इन और इनहेल योर डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मूव्स डाउनवर्ड। तो डायफ्राम क्या हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट करेगा और डाउनवर्ड चला जाएगा। दिस इंक्रीज द स्पेस इन योर चेस्ट कैविटी। तो चेस्ट कैविटी के अंदर स्पेस बन गया और आराम से क्या है हवा अंदर चली जाएगी। एंड योर लंग्स एक्सपांड इनटू इट द मसल्स बिटवीन योर रिब्स, मतलब जो रिब्स के बिटवीन जो इंटरकोस्टल मसल्स जो होती हैं वो भी क्या कर जाएंगी एक्सपैंड कर जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी, ठीक है। आल्सो हेल्प एनलार्ज द चेस्ट कैविटी, दे कॉन्ट्रैक्ट टू पुल योर रिब केज बोथ अपवर्ड एंड आउटवर्ड व्हेन यू इनहेल। ओके, जब हम ब्रीदिंग आउट करते हैं तो हमारा जो डायफ्राम है वो रिलैक्स हो जाता है और ऊपर की तरफ खिसक जाता है जिस पोजीशन में था वो पहले, ठीक है। व्हेन यू ब्रीथ आउट और एक्सेल योर डायफ्राम एंड रिब मसल्स रिलैक्स एंड रिड्यूसिंग द स्पेस ऑफ द चेस्ट कैविटी। एज द चेस्ट कैविटी गेट्स स्मॉलर योर लंग्स डिफ्लेट, मतलब जो हवा जो होती है जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर की तरफ
आ जाएगी, ठीक है। सिमिलर टू द रिलीजिंग ऑफ एयर फ्रॉम द बैलून। तो जैसे ये एयर, जैसे लंग्स को क्या समझो आप, बैलून समझो, तो बैलून की तरफ से क्या है, जैसे हम डायफ्राम ऊपर आया तो क्या हुआ, रिलैक्स हुआ, तो वो हवा जो है वो बाहर की तरफ आ गई, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द रेस्पिरेशन एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो चिल्लर पार्टी, आप अपना ख्याल रखें और इस पूरे टॉपिक को जो मैंने पढ़ाया है इसको ध्यान से, इसको फिर दोबारा से पढ़ेंगे। ओके, धन्यवाद। ओके चिल्लर पार्टी, अगर मेरा पढ़ाया आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।